Today I am going to start the fifth unit of that is nothing but the Turing machine. पर Turing machine पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमने पीछे के चैप्टर्स में क्या पढ़ा और क्या देखा वहाँ पे। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया डिजाइनिंग ऑफ DFA or you can say NFA. That means deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. That is NFA. और ये जो हमने डिजाइनिंग सीखी, इस मशीन को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा था, कौन सी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रही थी, दैट इज RLA और यू कैन से दैट इज नथिंग बट द रेगुलर लैंग्वेज. तो वॉट एवर वी हैव डिजाइन बाय द DFA और NFA एंड उसको किसने रिकॉग्नाइज किया, और यू कैन से कि इन मशीनों को किस लैंग्वेज के द्वारा हम रिकॉग्नाइज कर रहे थे, दैट इज नथिंग बट द रेगुलर लैंग्वेज. और रेगुलर लैंग्वेज हमने पढ़ा, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज आगे चल के कुछ ऐसी लैंग्वेजेस को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था. फॉर एग्जांपल a की पावर n, b की पावर n एंड n सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर इस टाइप की लैंग्वेजेस आ रही थी तो वहां पर हमने देखा कि रेगुलर लैंग्वेज क्या है, वो फेल हो गई. जब रेगुलर लैंग्वेज फेल हो गया, a की पावर n, b की पावर n, दैट मीन्स कि a फॉलोड बाय b इसका कॉन्सेप्ट है, और इसमें नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ बीज जो है इक्वल है. तो जहां पर इक्वालिटी या ग्रेटर या लेस की बात आती, वहां पर DFA NFA जो था वो मशीन डिजाइन तो हम कर पा रहे थे, बट काउंटिंग की जब बात आई तो हमारा जो DFA NFA था और यू कैन से द रेगुलर लैंग्वेज है वो फेल हो गया. जब ये फेल हुआ तो हमने दूसरी मशीन कौन से डिजाइन करी, दैट इज नथिंग बट इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द PDA हमने जब डिजाइन किया कुछ लैंग्वेजेस के लिए, PDA ने क्या काम किया कि जो चीजें हम NFA DFA में कर रहे थे वो मशीन भी वो डिजाइन कर सकता था. साथ ही साथ अगर जहां पर RL फेल हुआ उन लैंग्वेजेस को भी PDA ने डिजाइन किया. दैट मीन्स डिजाइनिंग ऑफ a की पावर n, b की पावर n वो जो पॉसिबल था वो हमारा PDA में पॉसिबल था. अब PDA एक मशीन है, दैट मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड पुश डाउन ऑटोमेटा को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा था, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और यू कैन से CFL कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. यानी कि PDA भी एक हमारे पास मशीन थी जिसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, यानी किस लैंग्वेज में हमने इस मशीन को देखा, दैट इज नथिंग बट द CFL में हमने देखा कि वॉट एवर थिंग्स which is not possible in the RL that is possible in the PDA. तो PDA में एक एक्स्ट्रा कंटेनर हमने लगाया, एक मेमोरी लगाया, जहां पर हमने काउंटिंग के साथ साथ रीडिंग का भी काम किया. दैट इज PDA is nothing but the combination of DFA प्लस द स्टैक. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने हमने इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. लेकिन PDA भी आगे चल के क्या हो गया, फेल हो गया. सपोज अगर मुझे 3 स्ट्रिंग्स बनानी है, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, इस टाइप के लैंग्वेजेस को डिजाइन करने के लिए PDA भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इन दैट केस वी यूज द 2 स्टैक PDA. इसी तरह से स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम बढ़ाते जाएं, सिंबल्स हमारे बढ़ते जाएं, दैट मीन्स a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, d की पावर n 4 लेना पड़ेगा. तो हमें वहां पे कंपैरिजन के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 स्टैक PDA लेना पड़ेगा. इसी तरह अगर हमने 5 सिंबल्स को कंपेयर करना है तो हमें 4 स्टैक सिंबल्स लेने, 4 स्टैक लेना पड़ेगा. तो आप देख रहे थे कि जैसे जैसे स्ट्रिंग का साइज हम बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी क्वालिटी को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैक की क्वांटिटी भी हमें बढ़ानी पड़ रही है. स्टैक की क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से जो PDA था वो भी हमारा बहुत ही अच्छी मशीन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्टैक बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि हम अपनी मशीन में ओवरलोड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी. हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं. एक्स्ट्रा मेमोरी अगर हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी हम बढ़ा रहे हैं. तो ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर आपने देखा कि PDA भी एक मोमेंट के बाद हमारा फेल हो गया. फॉर दैट रीजन द नेक्स्ट मशीन कम्स, दिस इज नथिंग बट द ट्यूरिंग मशीन. ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग कैन बी डिजाइंड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन. जो हमने DFA में पढ़ा, जो हमने NFA में पढ़ा, जो PDA में पढ़ा, वो तो बनेगा ही बनेगा. साथ में विच इज नॉट पॉसिबल बाय द PDA एंड RL दैट आल्सो कैन बी डिजाइंड बाय द ट्यूरिंग मशीन. तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व इन द ट्यूरिंग मशीन, तो आप ये मान के चलिए जिस चीज को हम कंप्यूट कर सकते हैं, विच इज कंप्यूटेबल, दैट कैन बी सॉल्व बाय द ट्यूरिंग मशीन. एंड ये ट्यूरिंग मशीन की थोड़ी सी हिस्ट्री है कि द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वाज प्रपोज्ड बाय द एलन ट्यूरिंग इन हिज रिसर्च पेपर्स. 1936 में उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उस रिसर्च पेपर का नाम है कंप्यूटेबल नंबर्स. उस नंबर्स में उन्होंने इस मैथोलॉजी को बताया, उन्होंने एक मेथड प्रपोज किया था एंड उसमें ये समझाया कि जो भी चीज हम कंप्यूट कर सकते हैं वो हम इस मशीन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं. देन एलन ट्यूरिंग प्रपोज्ड अ सिंपल डिवाइस दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल
कंप्यूटिंग मशीन। आगे चल के वही मशीन आज की डेट में जो जाना जाता है उसी मशीन को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या है, एलन ट्यूरिंग के नाम पे ही इस मशीन का नाम जो है वो ट्यूरिंग मशीन पड़ गया, बिकॉज द रिसर्चर नेम इज एलन ट्यूरिंग, तो उनके सरनेम पे ही इस मशीन का नाम जो हो गया वो हो गया ट्यूरिंग मशीन। क्योंकि यूनिवर्सल कीवर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूनिवर्स में जितने टाइप के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकते विच इज अ कंप्यूटेबल, ऐसा नहीं मैं बात कर रही हूँ कि जो हम कंप्यूट नहीं कर पाए वो भी हम ट्यूरिंग मशीन, तो जितने भी तरीके के आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं या आप सोच सकते हैं, everything will be the possible by this research paper which is proposed by this Alan Turing। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसकी मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। Now due to that popularity you can say Alan Turing is also known as the father of the modern computer। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मॉडर्न कंप्यूटर हमें मिला है, आई मीन मॉडर्न कंप्यूटर में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हम वहाँ पर कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, तो जो भी कंप्यूटिंग थिंग्स हम कर रहे हैं वो हम ट्यूरिंग मशीन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इसे हम एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय द ट्यूरिंग मशीन। तो वही जो मैं बोल रही थी कि कुछ भी जो हम कंप्यूट कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व बाय द ट्यूरिंग मशीन। तो नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। नाउ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ओके, बिफोर दैट आई वांट टू शो यू कि ट्यूरिंग मशीन काम कैसे करता है। यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन जो है एक इनफाइनाइट टेप है। अभी तक जितने भी हमने यहाँ पे पढ़ा, पीडीएफ हो या फिर आपका डीएफए एनएफए, हमने एक फाइनाइट टेप लिया था, फाइनाइट टेप। अब यहाँ पे इनफाइनाइट टेप है, यहाँ पे इनफाइनाइट सिंबल्स कैन बी, और हर एक सेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी कुछ भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। दिस इज द फाइनाइट कंट्रोल, दैट इज एफ ए, फाइनाइट कंट्रोल। अब यहाँ पे जो ये हेड है, ट्यूरिंग मशीन का जो हेड है, इस हेड में ये खास बात है कि अभी तक जितने भी पीछे की मशीनें हमने देखी, जो हेड था वो केवल सिंबल्स टेप से रीड कर सकता था, but now the Turing machine head can do both the things, reading and writing both the things। So that is the reason it is a different from the existing machine, that is a DFA, NFA or you can say PDA। इस अब यहाँ पे ये जो टेप है हमारे पास, इस टेप में हम डेटा को रीड भी करेंगे। सपोज अगर मुझे ए को रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ लिखना है, एक्स लिखना है, तो हम इसी टेप पे यहाँ पर एक्स भी लिख देंगे। दैट मीन्स लेटर को रीड किया और अगर उस लेटर को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम तो दिस tape is nothing but acting as a input as well as the output also, means whatever we are reading and suppose I want to change something तो हम वहाँ पर write भी कर सकते हैं। दैट इज द खूबी आप कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन का क्या है कि ये सिंगल कंट्रोल जो मशीन है वो स्टेप पे, यानी पूरा का पूरा काम ही हमारा स्टेप पे हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर एनीथिंग एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने कोई कंटेनर या स्टैक नहीं लिया है टू रीडिंग द कैरेक्टर एंड स्टोरिंग इन दैट। हमें जो स्टोरिंग करनी थी वो इसी टेप पे ही हम काम करेंगे जो प्रीवियस था। आई मीन हमारे पास स्पेस इतना है कि दूसरी चीज़ इसमें एक अच्छी चीज़ है कि हमारा जो ये हेड है वो पिछली मशीनों में क्या होता था, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था डीएनएफए एनएफपीडीए में, बट ट्यूरिंग मशीन में क्या है, ये लेफ्ट भी मूव कर सकता है और राइट भी मूव कर सकता है। दैट मीन्स हेड कैन रीड द कैरेक्टर आइदर इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, अपने अकॉर्डिंग ये मूव करेगा कि हमें जो रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द मशीन व्हिच वी आर गोइंग टू डिजाइन। तो नाउ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन क्या है, यहाँ पर इसमें भी पीडीए की तरह 7 टपल्स है। दैट इज नथिंग बट द क्यू इज नथिंग बट द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सिग्मा क्या, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। यहाँ जो टो है दैट इज नथिंग बट द टेप सिंबल। टेप सिंबल्स इज नथिंग बट द कंप्लीट सेट ऑफ टेप सिंबल्स। दैट मीन्स सिग्मा के जितने भी कैरेक्टर्स है वो तो होंगे ही होंगे, कुछ इसमें नए सिंबल्स होंगे विच इज एक्टिंग एज आउटपुट सिंबल्स, वो भी होंगे। तो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर कि सिग्मा इज अ सबसेट ऑफ टेप सिंबल। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो स्टैक में हम Z0 लेते थे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रखा है। दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट कॉल्ड द ब्लैंक सिंबल। इन सम बुक्स इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक ट्रायंगल, कहीं पे कैपिटल बी होता है, कहीं पे स्मॉल बी होता है। ये हर बुक में या हर जगह नोटेशन अलग है, तो आप ये तीनों नोटेशन को रिमेंबर रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है, ट्रायंगल हो या कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो। इसको ट्यूरिंग मशीन में ब्लैंक की तरह ट्रीट किया जाता है कि सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिया ABCD और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आई मीन ये ब्लैंक ब्लैंक, टेप के लेफ्ट साइड भी ब्लैंक हो गई, ये लेफ्ट हो गया, इधर भी बहुत सारे ब्लैंक, आई मीन स्पेस को जो हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ रहे हैं उसे किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज अ कैपिटल बी या ट्रायंगल, आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड दैट ट्रायंगल बिलोंग्स टू द टेप सिंबल, नॉट इन द सिग्मा।
सिग्मा का पार्ट नहीं होगा ये ब्लैंक सिंबल, बट वो टेप का एलिमेंट हो सकता है। नाउ डेल क्या है आपका, यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है आपका, इन आप स्टेट को लोगे और टेप सिंबल, दैट मीन टेप सिंबल कैन बी व्हाट, यहाँ पर सिग्मा के सिंबल्स हो सकते हैं प्लस जो हमने यहाँ पर आउटपुट सिंबल्स यूज करेंगे वो भी हो सकता है। देन इट विल प्रोड्यूस दिस स्टेट एंड द टेप सिंबल। साथ ही यहाँ पर एक नई चीज आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो आपका यहाँ पे फाइनाइट कंट्रोल मशीन है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए मेंशन करते हैं दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन कि आपका जो ये हेड है वो लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, तो दैट इज नथिंग बट उसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करेंगे, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बताएगा। एफ क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट है, एंड क्यू नॉट यू नो इट इज नथिंग बट द इनिशियल स्टेट एंड इट इज अ सबसेट ऑफ, you can say Q naught is a belongs to the capital Q, and this F is nothing but the subset of capital Q. So this is the formal definition of the Turing machine. Now we are going to see the moves of the Turing machine. Moves in the Turing machine में हम क्या देखेंगे, हमारे पास दो moves है, अभी मैंने आपको formal definition में बताया कि that is left and right। सबसे पहले अगर हमारे पास ये right move है तो ट्रांजिशन कुछ ऐसा होगा, सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिया डेल Q नॉट xi, xi इज नथिंग बट द इनपुट सिंबल, कोई भी हम ले सकते हैं, और ये जो है Q डैश पे जा रहा है, एंड आफ्टर रीडिंग दिस Qi ये प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, जो है हमारा आउटपुट सिंबल यहाँ पे क्या है, y है, दैट इज नथिंग बट द आउटपुट, एंड डायरेक्शन इज व्हाट हियर, राइट, यानी कि राइट मूव कर रहा है। सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक टेप लिया, ये टेप है हमारा, इस टेप पे सपोज करिए ये यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है, आई मीन ये ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, दिस इज नथिंग बट ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारा Q नॉट अभी xi को रीड कर रहा है और ये डायरेक्शन क्या बता रहा है कि राइट मूव कर रहा है, तो Q नॉट ने किसको रीड किया, xi को रीड करने, आई मीन Q नॉट ने xi को रीड किया, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये y को, आई मीन इसका जो आउटपुट आएगा। एक चीज और है, ट्यूरिंग मशीन में आपको आउटपुट भी मिलेगा, दैट मीन्स इनपुट के साथ साथ आपको ये आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा कि आफ्टर रीडिंग द xi व्हाट इट विल जनरेट। यहाँ पे y जनरेट अगर कर रहा है, हमने यहाँ पे आउटपुट y लिया है, तो हमने Q नॉट जब ये xi को रीड कर रहा है तो ये y को जनरेट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, xi की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, y। अब ये जो हमारा स्टेट ये था, मीन हेड यहाँ पे था, रीड कर रहा था, अब ये हेड इस वाले कैरेक्टर को रीड करेगा, भाई राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे बोर्ड का जो राइट साइड है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर वो किसको पॉइंट करेगा, xi+1, बट Q नॉट ने xi को रीड किया तो उसका स्टेट चेंज हो गया, तो दैट मीन्स Q डैश नाम हो गया, तो मैंने यहाँ पे Q डैश लिखा, यानी नाउ Q डैश इज रीडिंग द नेक्स्ट कैरेक्टर xi+1, तो दिस इज द राइट मूवमेंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें लेफ्ट मूवमेंट की, तो Q नॉट एंड xi अगर मैंने लिया, देन अगेन ये Q डैश है और ये y है और यहाँ पे मैंने L लिखा, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये कैसे काम करेगा। अभी आपका Q नॉट यहाँ पर है, Q नॉट ने xi को रीड किया, अब ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, आई मीन इस डायरेक्शन में, तो इसके ठीक एक बार में हेड जो है एक ही कैरेक्टर को रीड करता है, तो ये Q नॉट अब पीछे की ओर आएगा, लेकिन Q नॉट जब पीछे की ओर आएगा तो उसका जो नया स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ Q डैश, और इस जगह ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जो xi था वो क्या बन जाएगा, y। तो नाउ द सीरीज विल बी व्हाट हियर, ये आउटपुट तो y ही रहेगा, ये आउटपुट तो y रहेगा। अब यहाँ पे जो है Q डैश वो इसे रीड कर रहा होगा, दैट मीन्स Q डैश इज रीडिंग द xi-1। सो दिस इज द लेफ्ट मूवमेंट कि यहाँ पर जो अब आपकी सीरीज होगी वो कुछ ऐसी होगी, यानी कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज, तो दिस इज द मूव्स ऑफ द left and right in the Turing machine. Let's see this thing by the example.